वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 17 को, जिसमें कि हम जीके जीएस और साथ में हिंदी के प्रश्न को जो है करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन जाए तो आप आसानी से चीज़ों को सीख सकें। और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पर डेली आपका चलते रहता है। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में है, वहाँ से जाकर के आप बिल्कुल देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट तब तक चलते रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है या हो नहीं जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने, आपको देखना है कि इनमें से आप कितना को सॉल्व कर पाते हैं, कितना को आप जानते थे पहले से, आपको कमेंट बॉक्स में साथ में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं, चीजों को समझते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी, ये आपको यहाँ पर बताना है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। तो अगर हम औरंगजेब की बात करें कि ये जो किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी, तो ये जो है गुरु तेज बहादुर को करवाया था। किसके? गुरु तेज बहादुर को इनके द्वारा जो हत्या करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इनका जो हत्या ये कब करवाया गया था, ये अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि इनका जो हत्या ये कब करवाया गया था, अगर हम हत्या की बात करें तो ये करवाया गया था 1675 ईस्वी में। कब करवाया था? 1675 ईस्वी में इनकी हत्या करवाई गई थी। और ये सिख गुरु के जो अंतिम 10वें गुरु थे, कौन थे? ये जो है 10वें गुरु थे, और ये सिख गुरु के जो अंतिम गुरु थे, और ये 10वें गुरु थे। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 2 नंबर में, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम इसका खोजकर्ता कौन था, तो ये दयाराम साहनी थे। कौन थे? दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर ये दयाराम साहनी नहीं दिया हुआ रहता है तो यहाँ पर आपको दिया रहेगा माधव स्वरूप। क्या दिया रहेगा? माधव स्वरूप दिया रहेगा, जिनके द्वारा कि इन दोनों के द्वारा, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप के द्वारा ये हड़प्पा सभ्यता के जो खोज किया गया था, ये किया गया था आपका 1921 में। कब किया गया था? 1921 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 3 नंबर में, आपको यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये आपको यहाँ पर बताना है कि लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था 1857 का, ये जो है किसके नेतृत्व में किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हजरत महल के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? तो हजरत महल के नेतृत्व में जो लखनऊ में सन 1857 का विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि हजरत महल को जो है किस नाम से और जाना जाता है, तो ये हजरत महल जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको महक परी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो महक परी के नाम से। अगर हजरत महल दिया हुआ नहीं रहेगा तो वहाँ पर वहाँ पर महक परी लिखा रहेगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 18 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू किया था, वह किस किस के बीच किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो 1853 ईस्वी में पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू किया गया था, किस किस के बीच किया गया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कोलकाता और आगरा के बीच किया गया था। किसके द्वारा? तो ये किसके बीच किया गया था? कोलकाता और आगरा के बीच किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये कब किया गया था, तो यहाँ पर डेट देखिए, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम ये किया गया था। अगर हम बात करें कि प्रथम जो रेल जो यानी कि रेलवे जो रेल जो चलाई गई थी, ये डलहौजी के शासनकाल में ही चलाया गया था। कब? 1853 में चला गया था। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना कि सर्वप्रथम जो रेल चलाई गई थी ये डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है बुद्ध ने, सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, इस लेवल के आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 5 नंबर को, बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था, ये आपको यहाँ पर बताना है कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में दिया था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और बुद्ध का अगर हम बात करें कि बुद्ध का जो बचपन का नाम क्या था, अगर ये आपसे पूछा जाता है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो ये था आपका सिद्धार्थ। क्या था? ये आपका सिद्धार्थ था। इनका जो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगर ये आपसे यहाँ पर पूछा जाए तो, लेकिन ये आपसे क्या पूछा रहा है? बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? ये सारनाथ में दिया था। और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 6 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अगर हम बात करें तो ये आपका हुआ था ऑप्शन नंबर सी बॉम्बे में हुआ था। अगर बात करें कि ये कब हुआ था, तो ये 1885 में हुआ था। कब हुआ था? और ये भी पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1885 में हुआ था। लेकिन आपसे यहाँ पर क्या अधिवेशन जो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये बॉम्बे में हुआ था 1885 में। दोनों फैक्ट आपके लिए यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है, दोनों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 7 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए आंदोलन का लक्ष्य क्या था। यानी गांधी जी के जो द्वारा जो कही गई थी कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करो, इसका जो लक्ष्य क्या था मेन रूप से, तो इसका लक्ष्य था कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करना। क्या था कि चूंकि हम विदेशी वस्तुओं का जैसे हम त्याग करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे देश में जो छोटे मोटे जो उद्योग
वाले हैं तो उसको क्या होगा, प्रोत्साहन। चूंकि विदेशी वस्तुओं का जब हम बहिष्कार करेंगे तो हम वस्तु खरीदेंगे तो कहाँ से खरीदेंगे, तो ये जो छोटे मोटे कुटीर उद्योग वाले से खरीदेंगे, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, छोटे मोटे कुटीर उद्योग वालों को क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का मुख्य लक्ष्य यही था कि कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 8 नंबर में पूछा जा रहा है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी, ये आपको यहाँ पर बताना है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना ये कब किया गया था। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है 1699 में किया गया था। कब किया गया था, 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। मोस्ट VVI क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही होगा। अगर हम बात करें कि गुरु गोविंद सिंह जो है इनका जन्म कब हुआ था, तो बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। कब हुआ था, बैसाखी में हुआ था। तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर आ जाइए। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो अगर हम बात करें कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो ये पर कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ, राजस्थान में। और राजस्थान की कैपिटल क्या है, तो राजस्थान की अगर हम कैपिटल की बात करें तो ये है जयपुर। और जयपुर में स्थित है हवा महल, जो कि पूछा जाता है कि हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा। दिलवाड़ा मंदिर का है तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही है। आज ये नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है 10 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार को संबंध स्थापित किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार को जो है व्यापार संबंध स्थापित किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये पुर्तगाली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, पुर्तगाली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो है 1498 में कालीकट आया था। पुर्तगाली सर्वप्रथम ये कहाँ पर आए थे, तो ये 1498 में आया था। कहाँ पर आए थे, तो ये कालीकट पर आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपको यहाँ पर याद रखना कि कालीकट पर ये जो है कहाँ पर आए थे, कालीकट पर आए थे सर्वप्रथम 1498 में। पुर्तगाली के द्वारा जो है भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार को स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही है। आज ये नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर यहाँ पर आपको बताना है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब किया गया था, तो ये हो गया आपका VVI क्वेश्चन जो पूछा ही जाता है। तो ये जो है कब किया गया था, चूंकि बिहार पुलिस रही है, फॉरेस्टर रही है, ये आपका होमगार्ड रहे, या तो फिर आपका फायरमैन का एग्जाम रहे। तो ये जो है ये सभी प्रश्न आपके जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इनको जो है आपको लेकर के चलना है, चूंकि 75% जो होता है इसी लेवल से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 20% जो 25% वो जो है थोड़ा सा वो सब प्रश्न में थोड़ा सा जान रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा रहा है, 11 नंबर में हम देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना ये जो की गई थी ये कब किया गया था। यहाँ पर आपको डेट बताना। तो ये किया गया था 1828 ईस्वी में। कब किया गया था, 1828 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही है। अगर हम एक्यूरेट की बात करें कि कब इसका स्थापना किया गया तो ये किया गया था आपका 20 अगस्त को किया गया था। कब किया गया था, 20 अगस्त 1828 को किया गया था। अगर एक्यूरेट आपसे पूछा जाए 20 अगस्त, ये तो ऐसे भी पूछा जा सकता है अगस्त 1828 ऐसे भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना जो 1828 में तो किया गया था, लेकिन कहाँ पर किया गया था ये ब्रह्म समाज की स्थापना थी, ये आपका कोलकाता में किया गया था। कहाँ पर, ये कोलकाता में किया गया था, ठीक है। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि राजा राम ने जो है 1815 में, कब 1815 में जो है आत्मनीय सभा की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है 1815 में आत्मनीय सभा का भी स्थापना किया गया था। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। आ जाइए यहाँ पर 12 नंबर। यहाँ पर आपको ये बताना संत कबीर के गुरु कौन थे, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें कि संत कबीर के गुरु कौन थे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चूंकि संत कबीर के जो गुरु थे ये रामानंद थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा कि कौन थे, जो यहाँ पर आपका रामानंद थे। और जो है कबीर जो है ये हिंदू मुस्लिम एकता के जो है ये प्रबल समर्थक थे। कौन थे, कबीर जो ये हिंदू मुस्लिम जो है एकता के ये क्या थे, प्रबल जो है ये समर्थक थे। चूंकि इनको मानना था कि सब आपस में क्या है, भाईचारा है। जिस प्रकार से अभी का नारा चल रहा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर इनका मानना था कि संत कबीर जो है ये क्या थे, हिंदू मुस्लिम के जो है ये एकता के जो है काफी समर्थक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। संत कबीर के यहाँ पर गुरु पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामानंद थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। ये रहा 13 नंबर आप सभी के सामने। यहाँ पर आपको ये बताना हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। इसको मैंने कई बार आपको बता दिया है कि हीराकुंड परियोजना जो ये महानदी पर है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही है। अगर बात करें हीराकुंड परियोजना ये कहाँ है, तो ये आपका है उड़ीसा में। कहाँ, ये आपको उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड परियोजना कहाँ है, तो ये उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं।
तो 14 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दो सागरों अथवा दो जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं। तो मान लेते हैं कि यदि कहीं पर क्या होता है कि दो सागर अथवा दो जलाशयों को जोड़ने वाली जहाँ पर आकर वो मिलती है, उस जलाशय जहाँ पर मिलती है उस पट्टी को क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं जल डमरू। क्या कहते हैं, जल डमरू। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा कि जहाँ पर दो सागर अथवा जहां पर दो जलाशय आकर के मिलती है उसको क्या कहते हैं, हम जल डमरू के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। ये रहा 15 नंबर। यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये रिक्टर स्केल पर रीड किया जाता है। किसके ऊपर, तो रिक्टर स्केल के द्वारा इसको जो है मेजर किया जाता है, रीड किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि इस पैमाना का खोज किसने किया था, तो चार्ल्स रिक्टर ने इनकी जो है इसका जो खोज किया गया था 1935 में। और ये कहाँ के थे, ये USA के थे। कहाँ के थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स रिक्टर, जिन्होंने की रिक्टर पैमाना का खोज किया था, जिसके द्वारा कि हम भूकंप की तीव्रता को रीड करते हैं। और ये कब दिया गया था, 1935 में दिया गया था। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। ये रहा 16 नंबर आप सभी के सामने। यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस क्षेत्र के लिए विख्यात है। ये आपको यहाँ पर अगर रानीगंज या आसनसोल आपसे पूछा जाए तो ये आपका कोयला के लिए विख्यात है। किसके लिए, ये कोयला के लिए विख्यात है। पश्चिम बंगाल में उपस्थित रानीगंज जो ये आपका कोयला के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट आप सभी के सामने। यहाँ पर आपको ये बताना चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है। तो अगर हम बात करें चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन हो जाएगा निम्न दाब। अब कैसे निम्न दाब जो समझिए, क्योंकि वायुमंडल में क्या होता है कि जब वायुमंडल में जब गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर क्या होता है कि हवा जो है जब गर्म हवा जब हवा गर्म हो जाती है वायुमंडल में, तो वो क्या करती है कि ऊपर की ओर फुल होता है। क्योंकि घर में हम क्या करते हैं, वेंटिलेटर लगाते हैं। जब हम घर में वेंटिलेटर लगाते हैं ऊपर ही लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब हवा जो होता है, जो गर्म हवा होता है, उसका घनत्व तो काफी कम होता है, जिसके कारण वो ऊपर उठता है। और ऊपर उठता है तो वो क्या होता है, वेंटिलेटर से बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि वायुमंडल में कि जब वायुमंडल गर्म होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि हवा की मात्रा है जो वो घनत्व उसका कम हो जाता है, जिसके कारण वो ऊपर उठता है। जब ऊपर उठता है तो नीचे क्या होता है कि खाली स्थान बच जाता है, जिसके कारण नीचे जब वायु नहीं रहता है तो वहाँ पर क्या होता है कि मंडल उड़ जाता है, जिसको हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न दाब के कारण क्या होता है, चक्रवात की समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 18 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। ये आपको जब 2011 में जब जनगणना हुआ था तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताना है कि सर्वाधिक घनी आबादी, यानी ज्यादा आबादी नहीं, जहाँ पर घनी आबादी है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि ये कौन सा स्टेट है। तो ये आपका बिहार है। क्या है, ये हमारा बिहार है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर कितना जो घनी आबादी था, तो ये 106 यहाँ पर 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति जो है यहाँ पर घनी आबादी थे। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। ये रहा 19 नंबर आप सभी के सामने। यहाँ पर आपको ये बताना है भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। यानी भारत में सबसे व्यापक यानी सबसे अधिक रूप में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, यानी मिट्टी कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मृदा जो है ये जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर यहाँ पर आपको ये बताया डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है। ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डांडिया जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। डांडिया की अगर हम बात करें तो ये आपका गुजरात का, डांडिया जो है ये आपका है गुजरात का, हाँ यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये डांडिया जो ये गुजरात का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा। कहाँ का है, तो डांडिया आपका गुजरात का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखना है आपको कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ की गई थी। ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर हम बात करें कि भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ की गई थी, तो ये सर्वप्रथम 1881 में। कब किया गया था, 1881 में। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा कि 1881 में जो है ये भारत में सर्वप्रथम टेलीफोन की सेवाएं जो उपलब्ध कराई गई थी। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर यहाँ पर आपको ये बताना है कि भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है। ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। एक तो पूछा जाता है कि जब किसी देश के साथ अगर भारत का सीमा रेखा लगता है तो उसका नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर भी पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें कि भारत के साथ अगर चाइना के साथ सीमा रेखा लगता है तो वो मैकमोहन हो जाएगा। अगर वही पाकिस्तान के साथ रखता है तो उसको रेड किल के नाम से जानते हैं। इसके लिए मैंने जो है पिछली वीडियो में आपको जो फुल डिटेल से मैंने कितने फैक्ट को, बहुत सारे फैक्ट को बताया था। अगर पिछली वीडियो को आप देख लेंगे तो पिछली जो भी आपका प्रैक्टिस छूटा हुआ उसको आप कर लेंगे तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा कितनी लंबी है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। कितना लंबा जो है सीमा रेखा लगता है, तो ये 4096 किलोमीटर सीमा रेखा जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच लगती है। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें
कि भारत जो है ये कितने स्थलों के साथ जुड़ा हुआ है, तो भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा का साझा करता है। कितने देश के साथ, ये भी पूछा जाता है कि भारत जो कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा का साझा करती है, तो ये 7 देशों के साथ करती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत जो है बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर लंबी जो है ये सीमा रेखा लगाती है, तो ये 4096 किलोमीटर लगाती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा ये नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है 23 नंबर में, यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई थी। ये आपको यहाँ पर, चूंकि नागरिक को जो मौलिक कर्तव्य मिला हुआ है इसके बारे में सूची जो भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था ये आपको यहाँ पर बताना है, यानी कि आपको यहाँ पर डेट पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो 1976 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1976 में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची जो है संविधान में जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एस पर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय क्या है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार उपयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्ययन बन सकता है। ये आपको यहाँ पर बताना है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार उपयोग का अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। मानव अधिकार के आयोग कौन बन सकते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में दिया उच्च न्यायालय के क्या है, उच्च न्यायालय का कोई सेवाविरत न्यायाधीश बन सकता है। नेक्स्ट में दिया उच्च न्यायालय का कोई सेवाविरत न्यायाधीश बन सकता है। नेक्स्ट में दिया हुआ है ऑप्शन सी में केवल भारत के सेनावृत्त मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। ये केवल उच्च न्यायालय के सेनावृत्त मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि ये कौन बन सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 30 पर यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि भारतीय, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार के उपयोग जो है अधिकार का उपयोग 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जो इनका अध्यक्ष बन सकता है। तो ये केवल भारत के सेनावृत्त मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। ऑप्शन नंबर 30 पर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर यहाँ पर आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय सभाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये आपको यहाँ पर बताना है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय सभाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये केवल 14 भाषाओं के क्षेत्रीय भाषाएं के रूप में मान्यता प्राप्त है। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में अभी जो है यहाँ पर वर्तमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितना है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। लेकिन मूल संविधान की अगर हम बात करें कि मूल संविधान जो उसमें कितने भाषाओं का मान्यता प्राप्त है, तो उसमें केवल 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा। और 8वीं अनुसूची में जो है आपके 8वीं अनुसूची में भाषा से रिलेटेड जो वहाँ पर 8वीं अनुसूची में चूंकि 22 भाषाओं को जो मान्यता दिया गया है उसके बारे में उल्लेख किया गया। तो 8वीं अनुसूची में राज्यसभा को जो है रखा गया है, जो अनुच्छेद 345 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? 345 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर से हो जाएगा। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे। ये आपको यहाँ पर बताना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एक ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री नहीं, ये राष्ट्रपति थे। ये प्रथम राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार इन्होंने जो 2 बार कार्यकाल के लिए दौरान जो राष्ट्रपति पद पर बने रहे। तो कौन बने रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने रहे थे। ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। आज ये नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको अगर आपसे यहाँ पर ये भी पूछा, यहाँ पर हो सकता है आपसे ये अगर पूछा जाए, चूंकि ये जो सर्वप्रथम बना था, तो यहाँ पर आपसे डेट भी पूछा जा सकता है कि ये जो है कब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने जो है कब शपथ लिया था। तो ये लिया था आपका 14 जनवरी को। कब लिया था? 14 जनवरी 1950 को इनके द्वारा जो है राष्ट्रपति के पद पर इनको जो है शामिल किया गया था। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ये आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि राज्यसभा में अधिकतम मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल यहाँ पर 12 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 12 सदस्य जो है राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी होती है, तो यानी कि टोटल जो सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपका होता है 250। ये भी पूछा जाता है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो ये 12 होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि राज्यसभा में टोटल जो है कितने सदस्य होते हैं, तो ये आपका 250 होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर यहाँ पर आपको ये बताना है। 28 नंबर में पूछा जाएगा पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। ये आपको यहाँ पर बताना है कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। पंचायती राज विषय जो है ये राज्य सूची में संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। और पंचायती राज जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में, भारतीय संविधान के जो है ये भाग 4 के अंतर्गत जो है 4 को जो है ये राज्य को जो है गठन करने के लिए ये जो है प्रोत्साहन करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। ये रहा 29 नंबर आप सभी के सामने। यहाँ पर आपको ये बताना है निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। ये आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान की
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये स्वर्ण सिंह समिति की जो है सिफारिश पर ये जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जो शामिल किया गया था, ये स्वर्ण सिंह समिति की जो है अध्यक्षता में किया गया था। इसके जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था, तो ये जो स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएगा आपका JB कृपलानी। कौन हो जाएगा? JB कृपलानी जो है ये आपका झंडा समिति के क्या है, झंडा समिति के कौन है, ये जो है सदस्य है, अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष झंडा कृषि के जो कौन है अध्यक्ष है, तो ये आपका JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि भारतीय संविधान राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था, तो ये किया गया था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अगर आप बॉल पेन की बात करें कि बॉल पेन जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका कार्य करता है, ये गुरुत्व बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्योंकि जब दो वस्तु के बीच अगर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यानी कि आकर्षण बल लगता है, तो उसको हम गुरुत्व बल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि ये जो गुरुत्व बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। आज ये नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एक आदमी 10 मीटर से दूरी जो है साफ नहीं देख पाता, वो किस रोग से ग्रस्त है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि 10 मीटर से दूरी पर देखिए निकटतम दृष्टि दोष की जो निकटतम जो कोई व्यक्ति जो अगर देख पाता है, किसी भी व्यक्ति के लिए जो निकटतम यानी कि जो देखने की जो उसका जो डिस्टेंस होता है ये 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ नज़दीक की वस्तुओं को देख पाता है और दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता, तो उसको निकट दृष्टि दोष माना जाएगा। अगर कोई वस्तु दूर की वस्तुओं को देख पाता है लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख पाता, तो उसको दूर दृष्टि दोष हम कहेंगे। तो निकट दृष्टि के लिए कितना होना चाहिए, हमको 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 10 सेंटीमीटर से दूर वो साफ नहीं देख पाता। तो इसका मतलब है कि जब वो 10 सेंटीमीटर से दूर अगर वो नहीं देख पा रहा है, तो इसका मतलब निकट दृष्टि दोष मेरा कितना है, यहाँ सेंटीमीटर में है 25 सेंटीमीटर और यहाँ 10 है, तो 10 अगर दूर की, इसका मतलब वो वस्तुओं को क्या कर रहा है, नहीं देख पा रहा है। क्योंकि यहाँ पर 10 मीटर के बारे में कहा जाए, इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है। तो ऑप्शन नंबर 20% यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। ये रहा 33 नंबर आप सभी के सामने। यहाँ पर आपको ये बताना है कि काफी इजी प्रश्न है यहाँ पर कि विद्युत आवेश की SI मात्रा क्या है। ये काफी नॉर्मल प्रश्न है और ये जो पूछा गया था कि यहाँ पर जो पूछा गया था ये कि विद्युत आवेश का SI मात्रा क्या है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कूलम। ऑप्शन नंबर 20% यहाँ पर सही हो जाएगा कि विद्युत आवेश का जो SI यूनिट होता है आपका, ये होता है कूलम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। ये आप सभी के सामने 34 नंबर। यहाँ पर आपको ये बताना है कि प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश कौन सा रंग का अधिक विचलित होता है। तो अगर प्रिज्म की बात करें तो उसमें चूंकि होता है क्या कि श्वेत प्रकाश अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो यहाँ पर आपसे विचलित के बारे में, जैसे भी विचलित के बारे में आपसे पूछा जाए, तो वहाँ पर आपको जो है क्या करना है कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ यानी कि जहाँ पर रहेगा बैगनी, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अधिक अगर विचलित की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि बैगनी रंग का सबसे ज्यादा विचलित होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए सबसे तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, तो वो लाल रंग का होता है, और सबसे अगर कम तरंगदैर्घ्य की बात करें तो वो बैगनी का होता है। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा अंग जो है वो कौन सा रंग जो है सबसे अधिक विचलित होता है। तो ऑप्शन नंबर 30% यहाँ पर से हो जाएगा। बैंगनी रंग का विचलन जो है ये सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 30% यहाँ पर से हो जाएगा। आज ये नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर आपको यहाँ पर ये बताना है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार तथा धातुओं से बनी होती है, जिसका काम क्या है आपको यहाँ पर बताना है, जिसमें क्या खासियत हो सकते हैं। तो यहाँ पर घरेलू उपकरणों में जो हम फ्यूज का तार का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 कुंजी लगा हुआ रहता है और यहाँ पर क्या करते हैं कि हम एक वायर को पतले वायर को बांध देते हैं ताकि कहीं भी अगर लघु पतन हो जाता है, शॉर्ट सर्किट लगता है, तो वो सर्वप्रथम क्या हो जाए कि फ्यूज गल जाए, जिसके कारण वहाँ पर धारा का मान कट जाएगा और सारे परिपथ नष्ट होने से बच सकते हैं। तो वहाँ पर इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि उसका गलनांक क्या होता है कि कम होता है। अगर गलनांक उसका अधिक रहेगा तो कहीं भी अगर लघु पतन हो जाता है तो वो गलेगा ही नहीं, जिसके कारण पूरा परिपथ क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। उसका गलनांक कम रहेगा तभी वो क्या होगा, कहीं अगर शॉर्ट सर्किट लगता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वो गलनांक उसका कम होगा तभी वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पर नष्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार तथा धातु से बनी होती है, जिसका क्या होता है कि गलनांक काफी कम होता है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आज ये नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आपसे 36 नंबर में पूछा जा रहा है कि वाहनों के अग्रदीप, यानी अग्रदीप कहने का मतलब है कि हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसको देखते ही काफी लोग क्या करेंगे, इसमें अवतल दर्पण मार देंगे, क्योंकि अवतल दर्पण जो है हेडलाइट में होते हैं, लेकिन वो जो है परवलयाकार होते हैं। क्या होते हैं कि परवलयाकार होते हैं। वहां पर जहां पर आपको परवलय, चूंकि आपका जो फर्स्ट आंसर हो जाएगा ये परवलयाकार हो जाएगा, अगर ये नहीं रहता है तब वहां पर आप अवतल दर्पण मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि वाहनों की हेडलाइट में जो प्रयोग किया जाता है दर्पण, उसको हम लोग क्या करते हैं, परवलयाकार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 37 नंबर, सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर हम सौर प्रणाली की बात करें कि ये जो है किसके द्वारा खोजा गया था, तो सौर प्रणाली जो है ये आपको खोजा गया था क्या, सॉरी ये कोपरनिकस के द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा, ये कोपरनिकस के द्वारा खोजा गया। अगर हम बात करें कि ग्रहों के बीच जो है, चलिए आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है, लिख करके आपको बताना है कि ग्रहों होता क्या है कि सूर्य जो अपने ग्रहों के चारों क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इसके बारे में किन्होंने बताया, तो चूंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके बारे में बता दिया था, तो यहाँ पर आपको बताना है, वो लिख करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको, यहाँ पर आपसे क्या पूछा रहा है कि सौर प्रणाली का खोज किया था, तो ये जो कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। ये रहा 38 नंबर, यहाँ पर आपको बताओ सोल्डर मिश्र धातु, ये किसका मिश्र धातु होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सोल्डर जिसको हम आयरन बोलते हैं, जिसे हम क्या करते हैं सोल्डिंग करते हैं, वो किसका मिश्र धातु होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि किसका मिश्र धातु होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो आपका टीन और लेड का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। VBI प्रश्न जो पूछा जाता है, ये जो पूछा जाता है कि सोल्डर किस, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सोल्डर से रिलेटेड जो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सोल्डर किस धातु का मिश्र होता है। और ये जो कॉपर जिंक वाला होता है कि तांबा किसका जो है ये मिश्र धातु होता है, कसा किसका, ये भी पूछा जाता है। तो ये सभी को जो मैंने पिछली वीडियो में करा दिया, और ये जो आपका बार बार रिपीट अब होते रहेगा और चलते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्डर किस धातु का मिश्र धातु, ये आपसे यहाँ पर पूछा है, तो ये टीन और लेड का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज ये नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 39 नंबर, ठीक है। तो चलिए यहाँ 39 नंबर में आपको यहाँ पर ये बताना है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है, यानी कि जो आंसू गैस जो होती है, टीयर गैस जो होती है, उसमें जो है किस प्रकार की, यानी कि कौन से रसायन उसमें पाए जाते हैं जिसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति की आंखों से क्या होता है आंसू निकलने लगते हैं। तो उसमें किस प्रकार के जो पुलिस के द्वारा जब भी कहीं पर क्या होता है कि दंगा फसादा या कुछ भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है, तो वहाँ पर क्या करते हैं पुलिस जो है आंसू के गोले को दागते हैं, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति की आंखों में काफी जलन होती है, जिसके कारण वहाँ से व्यक्ति जो है भाग जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि पुलिस के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाला अश्रु गैस जो है क्या होते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्लोरीन पाया जाता है, Cl पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है कि ये काफी जो है यहाँ पर ये कड़वा होते हैं, जिसके कारण ये व्यक्ति के जैसे आंख में पड़ता है तो वहाँ पर क्या होता है आंसू की समस्या उत्पन्न होती है, जिसके कारण व्यक्ति वहाँ पर तितर बितर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर से हो जाएगा कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका क्लोरीन का किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आज ये नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर यहाँ पर आपको ये बताना है, तो 40 नंबर यहाँ पर आपको ये बताना है, 40 नंबर सिरका यानी कि विनेगर, सिरका को हम क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि सिरका जो है किसका वाणिज्यिक नाम है, ये आपसे यहाँ पर पूछा है। तो ये जो एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 41 नंबर, चलिए आप तेजी से करते चलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताएं जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम विखंडन के दौरान बना रहता है, अनिवार्य कंपलसरी है। ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताएं जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान अनिवार्य होता है। ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये न्यूट्रॉन का होता है। ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है कि घरेलू खाना पकाने की गैस निम्नलिखित में से क्या जो है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि घरेलू खाना पकाने के लिए निम्नलिखित में से जो है बढ़ाया जाता है, यानी कि क्या उसमें पाया जाता है। यहाँ पर क्या होगा, क्या पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो उसमें मुख्य रूप से जो हाइड्रोजन उसमें क्या पाया जाता है, तो द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर से हो जाएगा। और इसमें एक विशेष प्रकार की गैस मिला दे, चूंकि LPG जो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो क्या होते हैं, उसमें किसी प्रकार का गंध नहीं पाया जाता, जिसके कारण उसमें एथिल मरकैप्टन को मिला दिया जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है कि लीक होते ही वो क्या करते हैं, रिसाव जब होता है तो वो काफी गंध मारता है, जिसके कारण से वहाँ पर पता चलता है कि गैस यहाँ पर लीक हो रहा है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगर हम बात करें कि ये जो द्रव अवस्था में पाया जाता है और इसमें क्या क्या मुख्य रूप से पाए जाते हैं, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट पॉलीमर है, कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। निम्नलिखित में से कौन संश्लिष्ट पॉलीमर है, यहाँ पर ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर कौन डबल हो गया है, तो यहाँ पर जो कौन संश्लिष्ट पॉलीमर है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन संश्लिष्ट पॉलीमर है। तो ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉलीएस्टेरीन जो ये क्या है, संश्लिष्ट पॉलीमर। ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर से हो जाएगा। आज ये नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं।
44 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है जब मानव हृदय में बायां नीलय, चूंकि बायां नीलय के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है यहाँ पर कि बायां नीलय का संकुचन होता है तो निम्नलिखित में से, तो रक्त निम्नलिखित में से किस तरफ जाता है ये आपको पता। तो बायां नीलय में क्या होता है कि शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, और जब शुद्ध रक्त का प्रवाह होगा तो शुद्ध रक्त का प्रवाह किस में होता है, तो ये महाधमनी में होता है। क्या होता है, महाधमनी में। ऑप्शन में सी स्पष्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि दया नीलय में क्या होता है, दया नीलय में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, उसमें क्या होता है कि जब रक्त सर्वप्रथम होता है क्या है कि जब बायां नीलय जब पंप करता है तो यहाँ पर क्या होता है कि शुद्ध रक्त का फ्लो होता है, जो धमनी के द्वारा सारे कोशिकाओं में पहुंचता है, वहां से जब फिर वो पुनः आता है तो वहां पर कहाँ पर चला जाता है, ये दया नीलय में चला जाता है, जहाँ की फिल्टर होकर के फिर कहाँ पर चला जाता है, बायां नीलय में, और यहाँ से फिर पंप किया जाता है, जिसके कारण पूरे शरीर में जो है रक्त का परिसंचरण होते रहता है। तो ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा। बायां नीलय में आपको याद रखना है, बायां नीलय में अगर संकुचन हो रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पर शुद्ध रक्त का प्रवाह हो रहा है, और शुद्ध रक्त का जब प्रवाह होगा तो वहां पर क्या होगा, धमनी के द्वारा जो सारे कोशिकाओं में पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं 45 नंबर। 45 नंबर में यहाँ पर आपको ये बताना है कि परागण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाले पुष्प भाग को क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है कि परागकण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाले पुष्पी भाग क्या कहलाते हैं, ये आपको यहाँ पर ये हक बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हक बिंदु कहलाते हैं। परागकण के दौरान जो परागकणों को ग्रहण करता है उस पुष्पी को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है हक बिंदु। ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर से हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये बताना है 46 नंबर में, निम्नलिखित एथलीट को शीघ्र ऊर्जा प्रदान के लिए, यानी कि शीघ्र ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या जो है दिया जाना चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना चाहिए, या क्या खाया जाना चाहिए, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर शीघ्र ऊर्जा अगर आपको चाहिए, यानी बहुत जल्द ऊर्जा अगर आपको चाहिए, तो आपको कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट सर्वप्रथम सबसे ज्यादा किस में मिलेगा, तो आपको चावल में मिलेगा, और ये जो है काफी ऊर्जावान होते हैं, ऊर्जादायक होते हैं। ऑप्शन नंबर एस यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर शीघ्र ऊर्जा आपको चाहिए तो ये आपको मिलेगा चावल में, और ये जो कार्बोहाइड्रेट आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको ये चावल नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लिखा रहेगा। ऑप्शन नंबर एस यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ऊर्जा जो है सर सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें किस में मिलता है, तो वो आपका मिलता है वसा में, लेकिन वसा में उतना जल्दी नहीं मिलता है जितना कि जल्दी कि हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं 47 नंबर। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये बताना है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो ये कहाँ पर से स्रावित होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की अगर बात करें ये कहाँ से स्रावित होता है, तो ये अपटूट ग्रंथि से होता है। कहाँ से, अपटूट ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं 48 नंबर। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। खाद्य पदार्थों के जो परीक्षण के लिए हम जो रसायन लाते हैं, यानी कि परीक्षण करते हैं कि वो खराब है या सही है, गड़ा या वो जो है सड़ गया है, उसको हम अगर उसको हमको जानना है तो उसके लिए हम किस रसायन का प्रयोग करते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। उसकी अगर बात करें तो यहाँ जो सोडियम बेंजोनेट का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, सोडियम बेंजोनेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं 49 नंबर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है। तो अगर हम व्यावसायिक बैंक की बात करें कि व्यावसायिक बैंक का जो है मुख्य कार्य क्या है, तो व्यावसायिक बैंक यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। क्योंकि व्यावसायिक बैंक करता क्या है कि ग्राहकों का तो सबसे पहले ये क्या करेगा, जमा स्वीकार। चूंकि व्यावसायिक बैंक हम वहाँ जैसे जमा करने जाएंगे तो वहाँ जमा भी लगेगा, और साथ में आपको ऋण भी दिया जाएगा व्यवसाय करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा कि ए और बी जो है यहाँ पर दोनों मजबूत है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें कि व्यावसायिक बैंक में सबसे बड़ा बैंक कौन है, तो ये आपका हो जाएगा एसबीआई। अगर ये भी पूछा जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन है, तो ये हो जाएगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और एक है तो है आरबीआई। ये क्या करते हैं, बैंकों का बैंक इसको कहा जाता है, क्योंकि ये सभी बैंकों क्या करते हैं, संचालन करती है, सभी बैंकों चलाने के कार्य करती है। अगर कोई बैंक अगर डूब जाती है ऋण में तो वो क्या करते हैं, उसको आरबीआई के द्वारा संभाला जाता है। किसके द्वारा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, ठीक है। और नोटों का अगर मुद्रण की बात करें कि किसके द्वारा जो है नोट का छपाई किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका आरबीआई के द्वारा। अगर 1 रुपए की बात करें कि 1 रुपए का जो नोट होता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि 1 रुपए के नोट जो सिक्के होते हैं उस पर जो है किसका हस्ताक्षर या किसके द्वारा संचालित जारी किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। उसके अलावा जितने भी नोट होते हैं वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन, तो एसबीआई है। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा व्यवसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ग्राहकों का जमा स्वीकार करना तथा वो क्या करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं। इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं 50 नंबर। यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको ये बताना है 50 नंबर में वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। तो वैश्वीकरण से अगर हम बात करें कि बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है, तो ये सर सबसे ज्यादा मिला है पर्यटन को। किसको मिला है, पर्यटन को मिला है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सर सबसे ज्यादा मिला है ये पर्यटन को मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जब वैश्वीकरण हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, पर्यटकों का जो यहाँ पर विकास हुआ, पर्यटनों का। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर से हो जाएगा। तो ये आज लेकर के आए थे 50%। इसी प्रकार से आपका जो यहाँ पर सेट चलते रहेगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप आसानी से चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप एसएससी जीडी का अगर आप संपूर्ण अगर तैयारी चाहते हैं तो इस
तो ये आपको करना क्या है कि इस चैनल के लोगो पर आपको टच करना है, जो आपको प्रोफाइल इसमें दिख रहा है उस पर टच करेंगे तो आप चैनल पर अगर जैसे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिलता है, उसके बाद आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा AK नॉन स्टॉप एक चैनल मिलेगा, उसको आप सब्सक्राइब करेंगे, जहाँ पर कि आपको SSC GD का जो बेस्ट प्रिपरेशन कराया जाएगा, फुल SSC GD का जितना भी आपको प्रश्न पूछा जाता है उसमें जो है काफ़ी आपको अच्छे प्रश्न जो है वहाँ पर आपको दिया जाएगा, और जो वहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली जो है तैयारी वहाँ पर बेस्ट हो जाएगा अगर आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज यहीं तक थे, अच्छे प्रश्नों को लेकर के फिर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और दोस्तों का शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।